हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा था प्रोडक्शन में हमारे 2 लेक्चर हमने कंप्लीट करे थे। आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर प्रोडक्शन का बचा है, थर्ड और लास्ट लेक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है तो मैंने वहां पे भी इसके बारे में डिस्कशन करा था। क्या कि भाई यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप का था, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमारी जो लॉ चलती है वो चलती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसमें से जो 11th क्लास है आपकी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 11th क्लास। 6 मार्क का क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो जल्दी से देखते हैं। तो यार जो हमारा प्रोडक्शन चैप्टर है आज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश। लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जैसा अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो देखो। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस समझाया था आपको। बट जल्दी से 2 मिनट लेते हुए आपको मैं शॉर्ट रन के बारे में कोई रिविजन दे देता हूं। तो सर क्या होता है ना, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था वो 2 कैटेगरी में डिवाइड था, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अपने को अभी शॉर्ट रन पढ़ना है। लॉन्ग रन मैंने आपको बताया आपके लिए, आपके सब्जेक्ट मैटर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो मेन चीज है वो क्या है सर? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन जिसको हम प्यार से रिटर्न टू ए फैक्टर भी कहते हैं। क्या बोला सर? शॉर्ट रन बोलू या रिटर्न टू अ फैक्टर, दोनों का मतलब सेम है। अब यहां पे ये कहता क्या है बेसिकली, देखो शॉर्ट रन में अपने पास प्रोडक्शन करने के लिए अपने को 2 फैक्टर चाहिए। सर कौन कौन से फैक्टर? भाई एक होते हैं फिक्स फैक्टर्स, एक कौन से थे? फिक्स फैक्टर्स, और एक थे मेरे भाई वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था। अगर एक प्रोड्यूसर को कभी प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन करने के लिए, वो जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करने के लिए उसे बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आउटपुट निकालने के लिए पहले आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा ना। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत सारी तरह के होते हैं। तो यहां पे बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स है, एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने आपको बताया था क्या होता है वो सर, वो होता है कैपिटल। एग्जांपल दिया था कैपिटल। और वेरिएबल में मैंने क्या बोला था सर? वेरिएबल में था लेबर। सर कैसे सर? अब समझ के लो भाई से, याद करो सेकंड लेक्चर में क्या बताया था। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जो बहुत शॉर्ट होता है। सर मतलब मेरे भाई, अगर मैं आपको कल के कल मतलब आज मैं बोलूं क्या सर, अपने को ना प्रोडक्शन बढ़ानी है एकदम तगड़े तरीके से, प्रोडक्शन डिमांड आ रही है अपने गुड की बहुत ज्यादा मार्केट में, तो हमें डिमांड को मैच करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अपन लोग शॉर्ट रन में, मैंने बोला सर कल के कल मतलब कितना कम पीरियड है ना अपने पास टाइम पीरियड क्या है? बहुत कम। तो क्योंकि अपन शॉर्ट रन में है, जो टाइम पीरियड है वो टू शॉर्ट है, तो क्या मैं इतने छोटे पीरियड में अपनी मशीनरीज बढ़ा सकता हूं क्या? समझ के बताओ। मशीनरी बढ़ा दूंगा। 10 लाख की एक मशीन आ रही है, आपने बोला सर कल प्रोडक्शन अपने को बढ़ानी है, सर मशीन ले आओ, नहीं 10 लाख की। क्या इतने छोटे पीरियड में मैं अपने फिक्स फैक्टर को, जो फैक्टर है जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल, क्या मैं कैपिटल को इंक्रीज कर सकता हूं? यस और नो? सर नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम शॉर्ट रन में रहते हुए अपने कैपिटल को इंक्रीज कर दे। अरे भाई एक दिन में कहां से लाऊंगा? हाँ, अगर आप मुझे ऑप्शन दो, क्या सर 1 साल, अगले साल तक अपने गुड की डिमांड बहुत अच्छी जाएगी तो 1 साल बाद अपने को मशीनरी परचेज करके लेनी है, तो आज के टाइम पे मैं ऐसे प्रोविजन ले सकता हूं कि हाँ भाई 1 साल बात करनी है तो मैं उस टाइम पे, क्योंकि आज आपने बताया 1 साल बाद अपने पास टाइम बहुत ज्यादा है, लॉन्ग रन में तो मैं उसका जुगाड़ कर दूंगा। लेकिन शॉर्ट रन में क्या मैं ऑन द स्पॉट अपने फैक्टर को चेंज कर सकता हूं? फैक्टर या कैपिटल? नहीं सर। तो यहां पे जो कैपिटल है वो फिक्स फैक्टर हो गया। लेकिन प्रोडक्शन तो अपने को बढ़ानी है भाई, आपने बोला कल के कल अपने को प्रोडक्शन बढ़ानी है। कल के कल मैं नई मशीन तो नहीं ला सकता, लेकिन कल के कल मैं कुछ फैक्टर्स को तो चेंज कर सकता हूं। सर कैसे? भाई प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं ला सकता क्या? सर ला सकते हो। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकता क्या? एक नया लेबर नहीं लेके आ सकता? सर ला सकते हो। शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका कैपिटल है, आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट रन में और टाइम पीरियड बहुत छोटा है। लेकिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अपन कैपिटल को तो चेंज नहीं कर सकते। तो कैपिटल जो है, यानी कैपिटल फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं कैपिटल की बात करो क्या? मशीन इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल,
तो मशीन तो सर एक ही रहेगी, एक एक हर बार एक, लेकिन एक मशीन पे जो लेबर लगा था पहले वो लगा था एक। अब आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, बट आप जो है शॉर्ट रन में है, और शॉर्ट रन में फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन आप क्या कैपिटल इंप्रूव कर सकते हो? नहीं, कैपिटल तो फिक्स्ड है भाई, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप लेबर तो इंक्रीज कर सकते हो ना। तो आपने एक मशीन पे 2 लेबर लगाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। फिर एक मशीन पे 3 लेबर लगाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। एक मशीन पे 4 लेबर लगाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। और मैंने पहले बताया था ये एक एक्सटेंड तक होगा भाई, मशीन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, आप वहां तक कर सकते हो, उसके बाद आपको न्यू मशीन लेकर आनी पड़ेगी, तो आप शॉर्ट रन से लॉन्ग रन चले जाओगे। बट स्टिल यहां पे अगर मैं बात करूं शॉर्ट रन की, तो सर शॉर्ट रन या रिटर्न टू फैक्टर इज व्हाट? शॉर्ट रन अगर या रिटर्न टू फैक्टर की मैं बात करूं तो यहां पे ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रहेगा, इसकी वजह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कंक्लूजन क्या निकला सर? फॉर दी पर्पस ऑफ क्या, अगर मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो यहां पे 2 रास्ते हैं, या तो कैपिटल को चेंज करो या फिर आप लेबर को चेंज करो। बट क्योंकि हम शॉर्ट रन में हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को हम चेंज नहीं कर सकते। कैपिटल यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा फिक्स रहेगा, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का जो मेन जिम्मेवारी पड़ जाती है वो किसकी? लेबर की। दिस इज व्हाट शॉर्ट रन। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये लास्ट क्लास में आपको बहुत डेप्थ में आराम से लॉन्ग रन शॉर्ट रन समझाया था, बट अभी के लिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इन शॉर्ट रन अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो आप कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए शॉर्ट रन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमेशा फिक्स रहेगा, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है विच इज वेरिएबल फैक्टर, उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे जो फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, ये इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड है, मतलब इसका नाम फिक्स इसलिए नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर भी चेंज होता है, क्लियर? ये वेरिएबल फैक्टर इसलिए नहीं क्योंकि ये वेरी कर रहा है, क्लियर? तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट मत लेकर आना। बट यहां पे हमने शॉर्ट रन की बात करी जो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। अब लॉ क्या कहता है सर? देखो लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज व्हाट? बड़ा सिंपल सा है, वो कह रहा है भाई शॉर्ट रन में, पहली बात तो अगर मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं तो हमेशा गांठ मान लो भाई क्या, कि अगर मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं तो मैं शॉर्ट रन की ही बात करूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ अप्लाई होती है कहां पे? शॉर्ट रन में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में अप्लाई होती है, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप शॉर्ट रन में हो, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखा है और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हो, उस टाइम पे टीपी, एपी, एमपी तीनों कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, उस बिहेवियर को स्टडी करना इज व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर दोबारा बोलेंगे क्या? अरे बिल्कुल बोलेंगे। क्या बोला कि भाई शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो शॉर्ट रन में क्या होता है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, और बाकी जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, क्योंकि कैपिटल को, एक फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पीरियड इज व्हाट? टू शॉर्ट। शॉर्ट रन के केस में जहां पे एक फैक्टर फिक्स्ड है और दूसरे वाले को आप वेरी कर दो फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन करने के लिए। अब यहां पे जो टीपी, एमपी, एपी है वो कैसा बिहेवियर दिखाएंगे? टीपी कैसा जाएगा, एपी कैसा जाएगा, एमपी कैसा जाएगा, वो कैसा बिहेवियर दिखाएंगे, इस बिहेवियर को स्टडी करना इज व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दैट्स इट। अब हम देखेंगे क्या शॉर्ट रन में टीपी कैसा बिहेवियर दिखाता है, और जब टीपी जैसा बिहेवियर दिखाएगा उसी के साथ साथ एमपी और एपी कैसा बिहेवियर दिखाएंगे, इस चीज को स्टडी करना इज व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और मैं फिर से बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेना, 6 मार्क्स तक की आ सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे, चलते हैं फिर आगे। चलिए जी, आई होप आपने नोट करा हो। तो अब इसको जरा मिटाते हैं और अपना बढ़ते आगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या बोल रहा है। वो कह रहा है शॉर्ट रन में जब एक को फिक्स रखोगे, एक फैक्टर को आप चेंज करोगे तो उससे टीपी, एमपी, एपी का कैसा बिहेवियर निकल कर आएगा, उस बिहेवियर को स्टडी करना इज व्हाट? वो रिलेशनशिप स्टडी करना इज व्हाट? आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमेशा शॉर्ट रन में रहेगी, लॉन्ग रन की बात ये नहीं करता। रीड करेंगे एक बार डेफिनेशन, क्या बोल रहा है? कह रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, सॉरी ठीक है, कह रहा है इन शॉर्ट रन
बात ही खत्म। भाई मैंने पहले ही बोला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करेगा तो हमेशा शॉर्ट रन की ही बात करेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज ही कहां पे होती है? शॉर्ट रन या रिटर्न टू अ फैक्टर। ओके, इन शॉर्ट रन एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या था? लेबर। अभी बताया था शॉर्ट रन में हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी थी उसे इंक्रीज करते। भाई वेरिएबल फैक्टर जो था लेबर था, आप प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर सकते हो ना, कीपिंग दी अदर इनपुट फिक्स्ड। दूसरा वाला जो फिक्स फैक्टर था, जो कैपिटल था, उसे चेंज नहीं कर सकते। सर क्यों? अरे बताया तो मेरे भाई, टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। इतने छोटे पीरियड में आप कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, जो कि क्या था? कैपिटल। अगर मैं बोलूं नई मशीन लाओ, इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने छोटे पीरियड में आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा सको। कैपिटल क्या हुआ? फिक्स। तो शॉर्ट रन में अगर आप एक फैक्टर यानी लेबर को, एक फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन को फिक्स या कांस्टेंट रखते हुए, कह रहा है उसके बाद देन टीपी फर्स्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। कह रहा है टीपी इंक्रीज होगा। और भाई ऑब्वियसली बात है, टीपी इज व्हाट? फर्स्ट लेक्चर में दोबारा भाई कनेक्टेड है सारा। टीपी, एमपी, एपी। टीपी इज व्हाट? टोटल प्रोडक्शन हुई, जो टोटल यूनिट लगा के। एमपी इज व्हाट? एमपी होती है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करने, मतलब एक लेबर के एक्स्ट्रा आने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया, दिस इज व्हाट एमपी। और एपी का मतलब है पर यूनिट प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग मिल के 200 यूनिट बना रहे हैं तो पर यूनिट कितना बनेगा? 20 यूनिट। जैसे एपी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, प्लीज रिवाइज करके आना। कह रहा है टीपी जो है इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। मैंने बोला था ना, जब शॉर्ट रन में आप टीपी, एमपी, एपी कैसा रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, उसी को तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं ना। तो यहां पे उसने टीपी का रिलेशन बता दिया। आप इसे एपी की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, एमपी की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बताना है आपको पूरा प्रॉपर, तो फिर आपका एक्सप्लेनेशन जाएगा, अभी वो लिखेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। आप इसे टीपी का बताओ या एपी का बताओ, एमपी का बताओ, फर्क नहीं पड़ता। अभी देखेंगे इसे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोला? जब आप एक फैक्टर को, शॉर्ट रन में आप एक फैक्टर को फिक्स रखोगे और दूसरे वाले को चेंज करोगे, तो ऑब्वियसली बात है भाई, प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ना, आप लेबर बढ़ा रहे हो, बट कैसे बढ़ेगी? जो टोटल प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीज करेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट, बढ़ते रेट से बढ़ेगी, फिर इंक्रीज तो करेगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। ये बोला। अब इसको स्टडी करना है कि जब टीपी ऐसा बिहेवियर दिखाएगा, कैसा? फर्स्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। इस टीपी के बिहेवियर में एमपी और एपी कैसा रिएक्ट करेंगे, उस पूरे को अपने को स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा। डेफिनेशन करनी है, शेड्यूल या डायग्राम कुछ एक बनाना है, उसके बाद तीनों स्टेजेस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं इसके शेड्यूल में। शेड्यूल किस तरीके से बनेगा, देखो समझ के लेना बड़े आराम से। दिस इज व्हाट यूनिट्स, जो आप यूनिट्स आपकी फैक्टर प्रोडक्शन आप डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, ये आप लेबर लगा रहे हो। अब यहां पे टेक्निकली तो अपन लोग टीपी बनाते हैं, बट भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको क्या बनाना है? पहले आप बना देना सर क्या? एमपी। पहले क्या बना देना आप? एमपी। सर एमपी कैसे बनेगा? भाई सिंपल सा रूल है, अभी एक्सप्लेन करूंगा ये हो क्यों रहा है, बट अभी अगर मैं शेड्यूल बनाने की बात करूं तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है। एमपी किस तरीके से बनेगा? सर फर्स्ट यूनिट पे आपको क्या रखना है? मान लो 10। जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे, मैं ट्रिक बता रहा हूं शेड्यूल बनाने की, अभी रीजन क्या है इसका ये बताऊंगा पूरा, बट अगर आपको शेड्यूल ड्रॉ करना है, आपको क्या करना है? फर्स्ट यूनिट पे एमपी इज व्हाट 10। जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ेगी ना, एमपी कैसा होता है देखो, 10 से ये बढ़ेगा फॉर एग्जांपल 12, ये बढ़ेगा फॉर एग्जांपल 13, 4 पे हो गया 15। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हुआ, 10 12 13 15। जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ा रहे हो, यूनिट यानी फैक्टर प्रोडक्शन, लेबर को बढ़ा रहे हो, एमपी जो है आपको एमपी बनाना है बिल्कुल साइड में, पहले एमपी ही ड्रॉ करना है, टीपी एपी कुछ नहीं। जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाओगे, फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, आपका एमपी इंक्रीज करेगा 15 तक। उसके बाद इंक्रीज करके ये फॉल करना स्टार्ट होगा। सर फॉल करना मतलब ये जाएगा 10, फिर ये जाएगा कितना 5, फिर ये जाएगा कितना 0, और अगले यूनिट में 0 करने के बाद इसे आप कर देना नेगेटिव। दिस इज व्हाट आपका एमपी का रिलेशन। क्या?
एमपी कैसा बिहेव करता है, सर क्यों करता है बताओ ना भाई, अब भी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। बट अभी के लिए मैं आपको शेड्यूल बनाने का एक ट्रिक दे रहा हूं। क्या यूनिट्स लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, टीपी एमपी एपी के लिए, सॉरी टीपी और एपी के लिए स्पेस छोड़ना, पहले एमपी ही बनेगा। कैसे बनेगा, एक नंबर ऑफ यूनिट से स्टार्ट करना, फॉर एग्जांपल 10, उसको इंक्रीज करना 12 13 14 15 जो भी इंक्रीज करा, एक पॉइंट पे लाके फॉल करा, 0 लेके गए, नेगेटिव जाएगा। ये इसकी ट्रिक है। अब इससे क्या आप मेरे लिए टीपी और एपी फाइंड नहीं कर सकते क्या? टीपी और एपी सर कैसे? अरे भाई फर्स्ट लेक्चर याद करो ना, टीपी कैसे निकालते थे, एमपी को ऐड कर दो, 10 10 प्लस 12 इज व्हाट 22, 22 प्लस ये कितना हो गया 35, इसको ऐड करना कितना हो गया 50, इसको ऐड करना कितना हो गया 10, 60, 60 प्लस 5 65, 65 में 0 ऐड करा सर 65 ही रहेगा, और -2 करा तो 63। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अगर मैं एपी की बात करूं, ये मैंने क्या करा, ये मैंने निकाला है एमपी को ऐड करके, एमपी को क्या ऐड करके। एपी की बात करूं, एपी क्या होता है सर, बताया था टीपी अपॉन क्यू। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक यूनिट, एक लेबर जो है वो 10 यूनिट्स बना रहा है, तो पर यूनिट निकालते हैं, एक लेबर 10 यूनिट्स बना रहा है, 2 लेबर मिलके 22 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एपी इज व्हाट, पर यूनिट कितना करेंगे सर, 2 बंदे मिलके 22 कर रहे हैं, तो पर पर्सन तो 11 करेंगे सर। कर क्या जवाब 22 डिवाइडेड बाय 2, फिर 3 से करूंगा, 3 मतलब 3.206 समथिंग लाइक दैट। इसको करूंगा 4 से तो ये आएगा कितना 12.5, इसको करूंगा 5 से कितना आएगा 12, इसको करूंगा 6 से 6 10 50 6 8 48 10.8 समथिंग आ रहा है। 7 को करूंगा 7 8 7 9 9.2 ये आ रहा है शायद, और ये हो गया 8 8 7 56 पॉइंट ये समथिंग आएगा, कितना आएगा ये 63 8 56 7 0 8 8 64 6 0 8 समथिंग, जो भी है अपने को कैलकुलेशन आप देख लेना, मैथ्स में बहुत मत पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स मैंने ली, आपको फर्स्ट एमपी बनाना है। कैसे बनाना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करा, इंक्रीज करा, फिर फॉल कराया, 0 लेके नेगेटिव, डन। एमपी बनाने के बाद आपको उससे टीपी निकालना है, एमपी को ऐड करते हुए, और उससे एपी निकाल देना है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं सर। अब ढंग से समझ के लेना, ढंग से समझ के। सर यहां पे हो क्या रहा है, ये बेसिकली ये जो सिचुएशन है कर क्या रही है भाई, यहां पे देखो अपन ने डेफिनेशन में टीपी के उससे बताया था ना, अब इसको टीपी से स्टडी करते हैं। कह रहा है एक फैक्टर को आपने कैपिटल को फिक्स रखा और आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर को बढ़ा रहे हो। यहां पे क्या है, यूनिट्स लेबर बढ़ रहे हैं भाई। टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, अपने को ये चाहिए ना। अब देखो भाई 10 से टीपी क्या होता है, बढ़ के 22 होता है, 10 से 22 होता है। तो कितने से बढ़ा सर, 12 से बढ़ा। कितने से बढ़ा, 12 से बढ़ा, हाँ या ना सर, हाँ बिल्कुल। 22 से नेक्स्ट कितना होता है, बढ़ के 35 होता है, कितने से बढ़ा, 13 से बढ़ा। अब देखो पहले जो रेट था बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है, देखो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, यहां पे फॉल हुआ है, यहां तक तो वो बढ़ ही रहा है। पहले बढ़ा था 12 से, फिर बढ़ा 13 से, तो ये क्या हो रहा है सर, टीपी इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। मतलब टीपी पहले 12 से बढ़ा, इस बार भी बढ़ा, लेकिन पिछली बार जितने से बढ़ा उससे ज्यादा रेट से। ओ सर अच्छा सर, दिख तो रहा है। नेक्स्ट टाइम देखो कितने से बढ़ा, 15 से। अब यहां पे पहले टीपी इंक्रीज हुआ एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज। दिस इज व्हाट, फर्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 1 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है कि भाई पहली स्टेज में टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये स्टेज 1 खत्म हो गई, कहां पे, स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स में। ये क्या है आपकी स्टेज 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या कहती है, कहती है टीपी एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब टीपी इंक्रीज करेगा, पहले एट एन इंक्रीजिंग रेट, वो स्टेज 1 हो गई। सेकेंड स्टेज में कह रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। सर मतलब भाई 50 से 60 देखो कितना बढ़ा, 10। अब देखो पहले 15 से बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब कितने से, 10 से बढ़ रहा है, फिर कितने से, 5 से बढ़ रहा है, फिर कितने से, अब यहां पे तो बढ़ ही नहीं रहा सर, 0 से बढ़ रहा है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस इज व्हाट स्टेज नंबर 2। दिस इज व्हाट स्टेज नंबर 2। तो फर्स्ट स्टेज में शॉर्ट रन में कह रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, स्टेज नंबर 1।
फिर टीपी इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, दिस इज व्हाट स्टेज नंबर 2, एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। 65 से 63 हो गया, ये क्या हो रहा है सर, टीपी फॉल कर रहा है, मतलब ये लास्ट जो है ना, ये क्या है हमारी स्टेज नंबर 3, ये क्या है हमारी स्टेज नंबर 3। एनी डाउट? नहीं सर। तो इस तरीके से आपको आपका शेड्यूल बनाना है, आपको स्टार्ट एमपी से करना है, और एमपी से क्या करना है, इंक्रीज कराओगे, डिक्रीज कराओगे, जीरो देन नेगेटिव, फिर टीपी निकालो, एपी निकालो, और फिर आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के हिसाब से पूरा टीपी एकदम करेक्ट आएगा। अगर आप स्टार्ट ही टीपी से करोगे तो आपको काफी दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में, पहले 12 से, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना, फिर कम करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा शॉर्टकट के लिए आप एमपी पहले करना, उसके बाद एमपी तो सिंपल है, पहले बढ़ाओ, फिर घटाओ, जीरो करो और नेगेटिव कर दो। कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं आपको इतने से बढ़ाना है, इतने से कम करना है, जैसे आपको मैंने कैसे भी कर सकते हो, बट याद रखना है इंक्रीज देन डिक्रीज, जीरो एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। ये आपका शेड्यूल बनता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। जल्दी से इसे नोट करो। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो सर यहां पे हमने 3 स्टेजेस बता दी। सबसे पहले टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस टाइम पे अब एपी और एमपी सर कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं ये भी मैंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा, अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया। सर बताओ ना ये रीजन क्यों रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एमपी फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अभी मैंने कुछ ढंग से नहीं समझाया। अभी मैं आपको शेड्यूल बना के दिखाया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है ये बताया है। अब इसका डायग्राम भी बनाएंगे, उसके बाद मैं आपके इसके पीछे जो लॉजिक है ना, ऐसा क्यों बिहेवियर दिख रहा है उसके पीछे जाना है। बट अभी के लिए 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, स्टेज 1, 2, 3। स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, याद रखना स्टेज का नाम, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। भाई शॉर्ट रन में रिटर्न टू फैक्टर चलता था ना, तो क्योंकि टीपी इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट एट स्टेज 1, दैट्स व्हाई जो स्टेज 1 है उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। स्टेज 2 में ये एट अ डिक्रीजिंग रेट जा रहा है, इसलिए स्टेज 2 को प्यार से बोलते हैं क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न। वर्ड पकड़ना, डिक्रीजिंग नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और लास्ट स्टेज 3 में इसे बोलते हैं क्या, नेगेटिव रिटर्न, क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तो हमारे पास बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस आ गई। सबसे पहली क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, सेकंड क्या गई, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और थर्ड क्या गई, नेगेटिव रिटर्न। और एक और चीज बता दूं, ये जो स्टेज 2 और 3 है ना, इसे कंबाइन करके डिक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। तो बेसिकली 2 स्टेज, मोटे तौर पे 2 स्टेज, एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एक डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग के अंदर 2 स्टेज आती है, स्टेज 2 और 3, जिसमें डिमिनिशिंग और नेगेटिव दोनों है। सर क्यों बता रहे हो भाई, कई बार वो आपको 6 मार्क की बजाय ना 3 मार्क का क्वेश्चन देता है और बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करो, उसमें कौन सा वाला, स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो आपको स्टेज 1 बतानी, नीचे वाला पोर्शन नहीं बताना, आपको बस इतना बताना है कि 4 यूनिट तक टीपी कैसा बिहेव करेगा, एपी कैसा बिहेव करेगा और एमपी कैसा बिहेव करेगा, दैट्स इट। तभी स्टेजेस का नाम याद रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत नहीं सर, लॉजिक अभी तक नहीं बताया, रुको भाई रुको, सब्र करो, अभी बताएंगे। ये हो गया डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका जरा इसी का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कर्व बना के समझते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ कर्व या शेड्यूल। अगर कुछ नहीं बोल रहा ना, तो मैं एडवाइस कर रहा हूं कि कर्व तो बनाकर ही आना, बहुत सही रहेगा। आपको अच्छे से आप अपने आंसर को और बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाओगे, बेटर वे में प्रेजेंट कर पाओगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आता है तो कर्व बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, बनाकर आना ही है। हाँ, अगर उसने स्पेसिफाई बोल दिया शेड्यूल की हेल्प से करो, डायग्राम की हेल्प से करो, तो फिर आपकी बात ही खत्म हो जाती है। सर कर्व बना के दिखा दो मस्त सा, फिर जल्दी से लॉजिक बताओ, और सर जान दो सर, घर जाना है, लेट हो रही है सर। चलो भाई, सॉरी, हो जाता है कभी कभार। एक्स एक्सिस, सर ये क्या बना रहे हो, एक्स एक्सिस। 2 पार्ट में कर्व बनता है इसका, एक ऊपर एक नीचे। वैसे कंबाइन भी बना सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा ऐसे ही बनाना, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले ऊपर वाले कर्व में मैं टीपी बना रहा हूं आपके लिए, नीचे वाले कर्व में मैं आपके लिए एपी एंड एमपी बनाऊंगा। और एक्स एक्सिस में तो आपको पता ही क्या आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स क्या है आपका,
लेबर, फैक्टर प्रोडक्शन जो लेबर है जिसे आप इंक्रीज करोगे। फर्स्ट अगर मैं बात करूं टीपी कैसा बनेगा, टीपी का रिलेशन क्या है सर, स्टेज 1 to 3 में पहले टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन स्टेज 2 पे टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन फाइनली एट स्टेज 3 टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। अब इसको मैं कर्व में बनाता हूं। यार देखो, जब टीपी इंक्रीज करा ना एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये तो आप समझ गए कर्व जाएगा ऊपर, लेकिन जब कर्व इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है ना तो कर्व का जो स्लोप है वो अंदर जाता है। मतलब सर टीपी ना कुछ इस तरीके का बनेगा। सर ये क्या है, ये पूरा बना दिया मैंने, ये फाइनल टीपी है, अब समझ के लेना। पहली स्टेज में टीपी इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, तो सर जब एक कर्व इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इससे पहले तक ये कौन सा पॉइंट है सर, ये वो पॉइंट है जहां पे ना स्लोप चेंज हो रहा है। मतलब इस पॉइंट से पहले टीपी इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, और इस पॉइंट के बाद टीपी चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो ये है, इससे पहले टीपी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज व्हाट स्टेज 1। इस पॉइंट से पहले का जो सारा सीन है वो क्या है, स्टेज 1, टीपी इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। फिर इस पार्ट पे टीपी फिर से कर तो इंक्रीज ही रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसलिए स्लोप ऐसे से ऐसा हो गया। और ये कहां तक चला, ये चला इस पॉइंट तक। जब टीपी मैक्सिमम है उसके बाद टीपी क्या हो गया, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। टीपी इज व्हाट, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। 3 स्टेज बन गई। पहली स्टेज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो स्लोप ऐसा जाएगा। टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, स्लोप ऐसा गया। मैक्सिमम के बाद टीपी स्टार्ट फॉलिंग, तो वो नीचे चला गया। ये आपका टीपी का कर्व बनेगा, दैट्स इट। इसे नोट करेंगे। हाँ जी, तो टीपी ने इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और फिर वो फॉल हो गया। तो टीपी का तो सर पूरा रिलेशनशिप अपना दिख गया। ये क्या है, स्टेज 1, दिस इज व्हाट स्टेज 2, और उसके बाद स्टेज 3। कोई दिक्कत इसमें? ये जो 2 पॉइंट आपने मार्क करे, आप यहां पे स्केल रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट एक नीचे लाइन लेकर आएंगे। सर कैसे? कुछ इस तरीके से भाई, थोड़ा मेरा जो है टेढ़ी मेढ़ी हो तो माफ कर देना भाई, हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप नीचे लाइन लेके आएंगे। अब यहां पे सर करना क्या है, अब नीचे आपको एपी और एमपी ड्रॉ करना है। अब एपी और एमपी का सीन देखो भाई, एपी और एमपी कैसे ड्रॉ होगा पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर आप चेक करना, बिल्कुल सही एकदम करेक्ट बैठेगा। जो एमपी है ना, एमपी वो क्या कर रहा है सर, राइज कर रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फॉल कर रहा है, 0 एंड देन नेगेटिव। अब यहां पे इसको कैसे करना है देखो, स्टेज 1 में एमपी जो है सिर्फ राइज कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, राइज कर रहा है और मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है। तो स्टेज 1 पे आपको एमपी को ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ऊपर तक ले जाना है, उसके बाद फॉल करवाना है, लेकिन इस पॉइंट पे से 0 रखना है, मतलब इस तरीके से। तो यहां पे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और ये क्या हो गया हमारा एमपी। ये क्या हो गया हमारा एमपी। सर कैसे मेरे भाई, देखो एट स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, जब टीपी इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट तक, यहां तक, इस पॉइंट तक, एमपी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। और स्टेज 1 जब एंड हो रही है ना, तो टीपी स्टॉप इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी तो रुक जा रहा है क्योंकि अगली स्टेज में फिर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और एमपी उस पॉइंट पे, यानी इस स्टेज 1 के एंड तक, एमपी इज व्हाट, एमपी इज मैक्सिमम। एमपी क्या है, मैक्सिमम। तभी देखो ये मैक्सिमम पॉइंट तक रुका है। अगर मैं सेकेंड स्टेज की बात करूं, जो यहां तक है, सेकेंड स्टेज में व्हेन टीपी स्टार्ट इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एमपी स्टार्ट फॉलिंग। देखो सेकेंड स्टेज, ये स्टॉप हुआ, ये स्टार्ट हुआ इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एमपी 15 मैक्सिमम के बाद फॉल हो रहा है, और एंड कब होगा, सेकेंड स्टेज के एंड पे ये है 0, और जब टीपी फॉल होने लग गया, एमपी क्या बन गया, नेगेटिव। यही तो चाहिए था सर, यही तो चाहिए। तो टीपी और एमपी का रिलेशन तो सीन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट रन में एक फैक्टर को फिक्स रखेंगे, दूसरे वाले को इंक्रीज करेंगे। अब टीपी कैसे जा रहा है, टीपी फर्स्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। जब टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस टाइम पे एमपी भी इंक्रीज करेगा, हाँ या ना, यस। फर्स्ट स्टेज जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है वो एंड कब होगी सर, व्हेन टीपी
अपना रुक जाएगा इंक्रीज करना एट एन इंक्रीजिंग रेट, और उस टाइम पे एमपी इज मैक्सिमम। स्टेज नंबर 2 में जब टीपी इंक्रीज करेगा एट एन डिक्रीजिंग रेट, एमपी स्टार्ट करेगा फॉल होना, और स्टेज नंबर 2 एंड पे क्या होगा, टीपी मैक्सिमम होगा। टीपी अपना मैक्सिमम है 65, और उस टाइम पे एमपी कितना है 0। स्टेज नंबर 3 उसके बाद क्या होगा, टीपी फॉल होने लग जाएगा, एज अ रिजल्ट एमपी नेगेटिव बन जाएगा। अब आप शेड्यूल चेक कर लो एमपी का, आप डायग्राम चेक कर लो, जब ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हो इंक्रीज कर रहा है। जब ये स्टार्ट इंक्रीज है डिक्रीजिंग रेट हो रहा है, एमपी जो है वो फॉल कर रहा है, 0 हो रहा है, और जब टीपी फॉल करेगा तब एमपी नेगेटिव बन जाएगा। शेड्यूल डायग्राम बिल्कुल एक ही बात कर रहा है। सर एपी का क्या सीन है, एपी का कोई सीन नहीं है भाई, एपी अपना मस्त मौला बंदा है, इंक्रीज करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है स्टेज 1 तक, फिर डिक्रीज करता रहता है, कभी 0 नहीं होगा, करता रहेगा डिक्रीज। क्यों सर, अरे एवरेज है मेरे भाई, एवरेज कभी 0 नहीं होता, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली कम होती रहेगी लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, इसका डायग्राम आप क्या करोगे, इसे इंक्रीज करोगे, एक पॉइंट पे इक्वल लाओगे एमपी के, और जिस पॉइंट पे एमपी के इक्वल आएगा ना वहां से फॉल करने लग जाएगा। ये बना कौन, एपी। अब समझ के लेना भाई, फर्स्ट स्टेज में सर दोनों राइज कर रहे हैं, एमपी एपी दोनों राइज कर रहे हैं, बट नोटिस करो फर्स्ट स्टेज, ये जो लाइन है इससे पहले एमपी एपी दोनों राइज कर रहे हैं, लेकिन एमपी जो है वो ज्यादा राइज कर रहा है, 10 से 12, फिर 13, फिर 15। सर एपी भी राइज कर रहा है लेकिन कम थोड़ा 10 से 11, 11.6, 12.5 दोनों राइज कर रहे हैं, बट एमपी जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू एपी। स्टेज नंबर 2 में जब टीपी इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, भाई एमपी तो अपना स्टेज नंबर 2 में ही स्टार्ट हो गया फॉल करना स्टार्टिंग फॉल कर गया, लेकिन एपी जो है वो क्या अभी फॉल नहीं करता, वो राइज करता रहता है, और एक पॉइंट आएगा, इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो पॉइंट दिख नहीं रहा, बट मैं आपको वैसे रिलेशन बता रहा हूं। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं दिख रहा जब दोनों इक्वल है, लेकिन एपी की बात करूं सेकेंड स्टेज में भी वो इंक्रीज करता रहेगा आराम से। जैसे ही वो एमपी को टच करेगा, एपी भी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और एपी जो है वो आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूअसली फॉल हो रहा है, कभी भी 0 नहीं होगा ना नेगेटिव होगा, बस उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब पूरा मैं आपके लिए एक बार कंक्लूड कर दूं सारा क्या बोल रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है आपका, शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड है, एक फैक्टर को आप चेंज करोगे तो टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग। अब जब टीपी फर्स्ट स्टेज में, जिसे स्टेज नंबर 1 है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, जो हमारा एमपी एपी दोनों इंक्रीज करेंगे, लेकिन एमपी कम इंक्रीज करेगा, उल्टा बोल दिया, एपी कम इंक्रीज करेगा, एमपी ज्यादा इंक्रीज करेगा। सर फर्स्ट स्टेज एंड कब होगी, जब टीपी स्टॉप इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, और उस टाइम पे एमपी हमारा मैक्सिमम होगा, वहां पे स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर एंड हो जाएगी। स्टेज नंबर 2 टीपी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, ऐसा जाता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमपी तो भाई उस पॉइंट से फॉल करना स्टार्ट हो गया, एपी अभी फॉल नहीं हो रहा, एपी भी राइज हो रहा है। इस पॉइंट पे देखो एपी अभी भी राइज हो रहा है, एपी जैसे ही एमपी के इक्वल होगा एपी भी फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज एंड कब होगी, जब टीपी मैक्सिमम होगा और एमपी 0 होगा, उस टाइम पे एपी कैसा, एपी की बात नहीं कर रही, एपी फॉल ही हो रहा है अभी। लास्ट स्टेज थर्ड स्टेज इज व्हाट, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। इसमें टीपी फॉल करना स्टार्ट करेगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा, और एपी तो अपना फॉल ही कर रहा है लेकिन कभी भी 0 नहीं होता, वो फॉल करता था, उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली फॉल होती रहेगी। दिस ऑल इज व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आपकी डेफिनेशन। शेड्यूल बोला तो शेड्यूल, डायग्राम बोला तो डायग्राम। अगर मैं इसको थोड़ा बोलूं तो ये आपकी क्या हो गई, स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, ये हो गई स्टेज नंबर 2, और ये हो गई स्टेज नंबर 3। 1 इज व्हाट, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकेंड और थर्ड मिला के बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न, लेकिन इंडिविजुअली सेकंड को बोलते हैं डिमिनिशिंग और थर्ड को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ये बस आपको याद रखने की जरूरत है, आपकी डेफिनेशन, शेड्यूल, डायग्राम। हाँ, इसकी तीनों स्टेज को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा, मक्खन मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी फट से। बट ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। जल्दी से नोट करेंगे इसे। हाँ जी,
तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। शेड्यूल हमने कर लिया, आपने देखा कैसे बनाना है। डायग्राम हमने कर लिया, आपने देखा कैसे बनाना है। मैंने आपके लिए थोड़ा बड़ा और अच्छा सा डायग्राम बना दिया है, और डायग्राम वही है भाई, टीपी फर्स्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट, फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग। इस पॉइंट को नोट करना है जहां पे वो अपना रेट चेंज कर रहा है पहला, और इस पॉइंट को नोट करना है जहां पे टीपी मैक्सिमम है। दोनों को परपेंडिकुलरली नीचे लेकर आना है दूसरे ग्राफ पे। फिर जब टीपी इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमपी राइज करेगा, एपी भी राइज करेगा, बट आप देख रहे हो एमपी ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, एपी कम रेट से। फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रेट इनटू फैक्टर एंड होगी इस पॉइंट पे जहां पे टीपी स्टॉप इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, और एमपी उस टाइम पे क्या है सर, एमपी है मैक्सिमम, एपी तो अपना उसको लेना देना नहीं, वो अपना धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। एट स्टेज 2 विच इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। उसी साइड इसी स्टेज 2 में, ये जो स्टेज है इसमें अगर आप देखो एमपी मैक्सिमम था, फॉल होने लग गया, एपी जो है वो तो राइज कर ही रहा है, लेकिन जैसे ही बिटवीन स्टेज 2 एपी एमपी दोनों इक्वल होंगे, एपी फॉल करने लग जाएगा। भाई स्टेज 2 की स्टार्टिंग में एपी राइज करेगा, स्टेज 2 की स्टार्टिंग में एपी राइज करे, और स्टेज 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एमपी और एपी दोनों इक्वल होंगे, और उस पॉइंट को टच करते ही एपी फॉल करने लग गया। सर स्टेज एंड कब होगी? सर स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न एंड होती है जब टीपी मैक्सिमम है और उस पॉइंट पे एमपी 0 है। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज व्हाट, डैश 0। स्टेज 3 टीपी स्टार्ट करेगा फॉल करना, एमपी नेगेटिव बन जाएगा, एपी जो है हमारा पहले भी फॉल कर रहा था, स्टेज 2 के बीच से स्टार्ट हो गया था जब इक्वल थे, वहां से लेकर अब तक फॉल ही कर रहा है, स्टेज 3 में भी फॉल करता रहेगा, कभी भी 0 नहीं होता। तीनों स्टेज को यहां मैंने पॉइंट में बता दिया। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है लॉ की, आपको डायग्राम शेड्यूल जो बनाना है आप बनाना, जो अगर स्पेसिफाई है तो वही बनेगा, कुछ स्पेसिफाई नहीं तो डायग्राम जरूर बना के आना, और तीनों स्टेजेस को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर देना विद देयर नेम, तीनों का नाम बता के। अब रीड करेंगे जल्दी से, यही बोल रहा है जो मैंने बताया वही समझा रहा है। स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कह रहे ड्यूरिंग स्टेज 1 टीपी इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, पहली स्टेज में करता है, एज अ रिजल्ट एमपी एंड एपी बोथ राइज। भाई देखो ना, एमपी एपी दोनों फर्स्ट स्टेज में दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, नो डाउट, बट एमपी राइज मोर रैपिडली देन एपी। एमपी और एपी दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे, बट एपी जो है वो थोड़ा कम इंक्रीज करेगा, और एमपी जो है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा। एमपी का कर्व ऊपर बन रहा है एपी से। ओके, दिस स्टेज एंड्स व्हेन टीपी स्टॉप इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ये स्टेज कब एंड होगी? जब टीपी स्टॉप कर देगा इंक्रीज करना एट अ इंक्रीजिंग रेट, और एमपी क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये देखो ना जहां एंड हो रही है, एमपी क्या है सर, मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद एमपी फॉल करेगा। फर्स्ट स्टेज TP increase at increasing rate. As a result, both MP and AP starts rising, but MP rise more rapidly as compared to AP. First stage end कब होगी? When TP stop increases at an increasing rate. उस point of time पे MP क्या होगा? Maximum. AP की कोई बात नहीं करी। Stage number 2 is what? Diminishing return to a factor. Sir, start कैसे होगी? During stage 2 of production, टीपी इंक्रीज करेगा, पहले भी इंक्रीज कर रहा था, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। स्टेज 2 की स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में टीपी इंक्रीज कर रहा था पहले भी अभी भी, बट इस स्टेज में स्पेशलिटी क्या है कि वो इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट। एज अ रिजल्ट एमपी स्टार्ट फॉलिंग। स्टेज 2 जैसे ही स्टेज 1 एंड हुई और जैसे ही स्टार्ट होती है स्टेज 2, एमपी भाई फॉल होना स्टार्ट कर देगा स्टेज 2 की स्टार्टिंग से। AP rises till MP is equal to AP। भाई AP जो है स्टेज 2 की स्टार्टिंग यहां से हुई है, AP अभी भी राइज कर रहा है, अभी भी राइज कर रहा है स्टार्टिंग में, और कब तक राइज करेगा? जब तक वो MP के इक्वल नहीं होता। AP starts falling, MP starts falling, AP rises till MP is equal to AP and then AP also falls। भाई AP राइज कर रहा है, कब तक राइज करेगा? जब तक MP और AP दोनों आपस में इक्वल ना हो, और जैसे ही ड्यूरिंग स्टेज 2 एमपी एपी दोनों आपस में इक्वल हो गए, एपी भी फॉल करना स्टार्ट कर देगा। और ये स्टेज एंड कब होगी? व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज 0। जब टीपी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे एमपी 0 है, तब स्टेज नंबर 2 डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हमारी एंड हो जाएगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टीपी स्टार्ट फॉलिंग। ये तो आपको पता है टीपी फॉल करने लग जाएगा।
एज अ रिजल्ट एमपी बिकम नेगेटिव। थर्ड स्टेज में टीपी स्टार्ट करेगा फॉल होना और उसी टाइम पे एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एपी का कुछ नहीं बोला, एपी फॉल करता रहेगा बट नेवर बिकम जीरो। ये थर्ड स्टेज है, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ये आपकी 3 स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। बड़ी सिंपल सी लॉ है, ये पूरा आपका लॉ होता है खत्म। सर अभी ना आपने एक लॉजिक नहीं दिया, सर आपने ना रीजन नहीं बताए हमें कि रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल और रिटर्न टू फैक्टर में इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, नेगेटिव, ये क्यों हो रहा है? क्यों टीपी पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर फॉल होगा? सर क्यों एमपी राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, नेगेटिव हो रहा है? सर रीजन तो बताओ। सर आपने तो लॉ बता दिया, लॉ कहता क्या, पूरा अच्छे से समझा दिया विद हेल्प ऑफ डायग्राम, विद हेल्प ऑफ शेड्यूल, सारे पॉइंट्स लिखवा दिए, बिल्कुल सही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर खत्म। सर रीजन कौन बताएगा? मेरे भाई इसका एक टॉपिक है क्या, ये जो रीजन है ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा इसके नेक्स्ट वाला। वैसे लेक्चर खत्म हो चुका है चैप्टर में। मोटा मोटा एक बात बोलूं, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पूरा कवर कर दिया लॉ का, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया क्या कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसके लिए रीजन के लिए मैं कोई मतलब एक जल्दीबाजी में नहीं बताना चाहता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है तो इसे प्यार से पढ़ेंगे और इसका जो रीजन है, इसके जो रीजन है कि क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, क्यों नेगेटिव रिटर्न आता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल के साथ मैं आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, वरना वीडियो का लेंथ जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वैसे तो मैंने सोचा था थर्ड लेक्चर लास्ट होगा, बट स्टिल इसको फोर्थ लेक्चर तक लेके जाएंगे और रीजंस और इस लॉ के पीछे के जो रीजन है, मेन कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल, उसको अपन उस लेक्चर में समझेंगे। उससे भी 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो आज हमने सर करा क्या, सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है। कह रहा सर शॉर्ट रन में अगर आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हुए दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से और टीपी स्टार्ट फॉलिंग। अब ये डेफिनेशन ना आप एमपी से भी बता सकते हो, एपी से भी बता सकते। एमपी से बताना सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन शॉर्ट रन एक फैक्टर को आप फिक्स रखो और दूसरे फैक्टर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो पहले टीपी से बताया ना डेफिनेशन, वैसे तो मेन टीपी से बताना है, कई बार पेपर में बोलता है एमपी से बताओ, तो एमपी क्या करता है, देन एमपी स्टार्ट, सबसे पहले एमपी राइजेस बिकम मैक्सिमम, देन फॉल्स बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हो गई किसके, उसमें एमपी के कॉन्टेक्स्ट में। जनरली आपको टीपी के कॉन्टेक्स्ट में ही देनी है, कई बार वो स्पेसिफाई कर देता है कि एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, तो आपको एमपी का रिलेशन लिख देना बस कि भाई जब शॉर्ट रन में एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को हम बढ़ाएंगे, एक को फिक्स रखो दूसरे को बढ़ाओगे, तो टीपी ऐसा बिहेव करता है वो बता दो, या एमपी कैसा बिहेव करता है वो बता दो, एपी कैसा बिहेव करता है वो बता दो। एपी का वैसे नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो एपी का ज्यादा रोल इतना है नहीं, मेन टीपी एमपी का है, और कुछ नहीं बोला तो आपको टीपी से ही बतानी है। सॉरी, ओके सर, तो फिर हमने शेड्यूल बताया, शेड्यूल कैसे बनेगा सर? शेड्यूल जो है वो दिखाने के लिए टीपी से बनता है, लेकिन मेन आपको बनाना एमपी से है, करना कुछ नहीं है। फर्स्ट यूनिट 2 यूनिट लिख दिया। एमपी कैसे बनेगा, एक पॉइंट से राइज करा, मैक्सिमम लेके गए, फॉल कराया जीरो, फिर नेगेटिव, फिर आप उसी से टीपी और एपी निकाल के आपका पूरा शेड्यूल रेडी हो जाएगा। डायग्राम की बात करूं तो पहले टीपी बनाना, पहले इंक्रीज कराना इंक्रीजिंग रेट से, फिर ऐसे, फिर फॉल। 2 पॉइंट को नोट करना, एक जहां पे रेट चेंज हो रहा है उस पॉइंट को, और एक जहां पे टीपी मैक्सिमम है, दोनों को नीचे लाना। एमपी बनेगा यहां पे मैक्सिमम, अगली वाली स्टेज में जीरो, फिर नेगेटिव। एपी राइज करेगा सेकंड स्टेज के बीच में, एमपी के इक्वल होगा, और उसके बाद फॉल करेगा, जीरो कभी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली उसकी वैल्यू फॉल होती रहेगी। और फिर आप तीनों स्टेज को बता देना। स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या कहती है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी और एपी दोनों इंक्रीज करेंगे, बट एमपी जो है वो ज्यादा रेट से इंक्रीज करेगा। स्टेज नंबर 1 एंड कब होगी, जब टीपी स्टॉप करेगा इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमपी मैक्सिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेज नंबर 2 इज अबाउट डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, टीपी इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेकंड स्टेज की स्टार्टिंग में एमपी तो भाई स्टार्टिंग में ही फॉल होने लग गया, लेकिन एपी फॉल नहीं हो रहा, एपी अभी भी राइज हो रहा है। और राइज कब तक होगा, उस स्टेज के बीच में एक पॉइंट आएगा जब एमपी और एपी दोनों इक्वल होंगे, उस पॉइंट पे जब एमपी टच होता है ना, उसके बाद एमपी फॉल होता है। तो उससे पहले एमपी स्टेज 2 पे राइज हो रहा होता है, उस स्टेज 2 के बीच में एक पॉइंट आएगा जब वो एपी के और एमपी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तब एपी फॉल करना स्टार्ट करेगा। स्टेज 2 एंड कब होगी, जब टीपी मैक्सिमम होगा और उसी पॉइंट पे एमपी जीरो होगा। स्टेज नंबर 3 नेगेटिव रिटर्न, जब टीपी फॉल करना स्टार्ट करेगा, उस पॉइंट पे एमपी नेगेटिव हो जाएगा। एपी जो है वो फॉल पहले भी कर रहा था, अब भी फॉल करेगा,
लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा उसकी वैल्यू कम होती रहती है। आई होप आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिल्कुल क्लियर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्कर टॉपिक है आपका। थर्ड लेक्चर हमारा प्रोडक्शन का खत्म हो गया है। इसका एक और नेक्स्ट लेक्चर जाएगा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से रीजन मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा इसका क्यों होता है ऐसा। बाकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा 110%, और मिलते हैं। बाकी आई होप आपको समझ आया हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।